नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीएस का सीरीज 7। ये लगातार सीरीज ये चलती जा रही है जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा, चाहे वो प्रयोगशाला परिचालक हो या कृषि मंडी हो या हॉस्टल वार्डन हो। सभी में छत्तीसगढ़ जीएस का पोर्शन रहेगा और हम लोग एमसीक्यू के थ्रू उसके हर पोर्शन से क्वेश्चन करते जाएंगे, जिससे कि आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बैक टू बैक आने वाले हैं। फिजिक्स एमसीक्यू का भी वीडियो चल ही रहा है, तो आप सभी के परीक्षा की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो बिल्कुल हम लोगों से जुड़ जाइए, इसका फायदा आपको मिलते रहेगा। इसके साथ ही अगर आपको कोर्स परचेस करना है या टेस्ट सीरीज परचेस करना है तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहां से आप डायरेक्ट कोर्स और टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके भी आप कोर्स और टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है, ठीक है। दूसरा कथन क्या दिया है, सरगुजा क्षेत्र को सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तीसरा कथन क्या बोल रहा है, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो निम्न कथन को पढ़ना है। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, तो ये बिल्कुल सही कथन है। इसकी पुष्टि कहाँ से होती है, तो जो मनेन्द्रगढ़ जिला भी बना है वहाँ के कोटाडोल से अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है, ठीक है। कोटाडोल, मुरेरगढ़, यहाँ से सब क्या मिला है, अशोककालीन मूर्तियां मिला है। तो वहाँ से पुष्टि पता चलता है ना कि वहाँ के क्या था, मौर्य साम्राज्य का वर्चस्व था। दूसरा कथन क्या दिया है, सरगुजा क्षेत्र को सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, तो बिल्कुल सही है। जोगीमारा गुफा से अभिलेख मिले हैं जो पाली और मतलब पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि मौर्यकालीन यहाँ तक क्या था, विस्तृत था। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है क्या, तो बिल्कुल गलत है। उसके कलिंग अभिलेख में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरभपुरी शासक, एक शासक का नाम दिया है जो कि कौन से वंश से थे, सरभपुरी वंश से। सुदेवराज, इन्होंने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था, महाबलाधिकृत, सर्वाधिकारीकर्ता, महामंडलिक या महासामंत। तो जो सरभपुरी शासक थे सुदेवराज, उन्होंने इंद्रबल को सर्वाधिकारीकृत इस पद पर क्या किया था, नियुक्त किया था। फिर ये सुदेवराज के पुत्र रहते हैं कौन, प्रवरराज द्वितीय, ठीक है। सुदेवराज के बाद कौन राजा बनता है, उनका बेटा प्रवरराज द्वितीय। लेकिन इन्होंने जो सर्वाधिकृत बनाया था किसको, इंद्रबल को, वो क्या करता है, प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर देता है और छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव रखता है। तो छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव किन्होंने रखा, तो इंद्रबल ने रखा। किसकी हत्या की, तो प्रवरराज द्वितीय की। ये कौन से शासक के, कौन से वंश के थे, तो सरभपुरी वंश के थे। इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता थे सुदेवराज। और सरभपुरी वंश के संस्थापक कौन थे, तो सरभराज थे। अब मिलान करना है और बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, सुमेलित है नहीं है इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले हम लोग रिमार्क कर लेते हैं क्या पूछा है क्या नहीं है। तो भरथरी नल दमयंती की कथा है, तो ये बिल्कुल गलत है और यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यही हम लोग का बन जा रहा है। क्यों भरथरी ये वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो भरथरी गीत रहता है वो राजा भरथरी और रानी पिंगला के प्रणय गाथा पर आधारित है। तो अभी क्वेश्चन आया था हमारे सहकारिता वाले में कि जो रानी पिंगला का वर्णन किस गाथा में आता है, तो भरथरी में। तो यहाँ पे क्या आएगा, राजा भरथरी और रानी पिंगला की गाथा आएगी, ना कि नल दमयंती की कथा आएगी।
चंदैनी में क्या रहता है, लोरिक और चंदा की कथा रहती है। पंडवानी में महाभारत की कथा रहती है और इसका मेन नायक कौन रहता है, इसका मेन नायक रहता है भीम और मेन नायिका रहती है द्रौपदी। इसमें महाभारत में वीर रस का वर्णन किया जाता है। और ददरिया इसको प्रणय गीत या प्रेम गीत, ठीक है, प्रेम गीत कहा जाता है किसको, ददरिया को। तो कौन सा सुमेलित नहीं था हमारा, ऑप्शन ए सुमेलित नहीं था, भरथरी वाला। बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है। क्योंकि अभी अभी बस्तर दशहरा समाप्त हुआ है, तो अगर किसी ने लाइव ही देखा होगा तो उनको याद होगा, ठीक है। तो जब दशहरा विजयदशमी के दिन ही जो होता है कार्यक्रम, उसका क्या नाम है, भीतर रैनी, ओहाड़ी, मावली परघाव या दशहरा यात्रा। तो जो दशहरा के दिन होता है ना, उसको भीतर रैनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, भीतर रैनी के नाम से। इस दिन क्या होता है, जो 8 चक्के वाला, 8 पहियों वाला जो रथ होता है, उसका पूरा नगर भ्रमण कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्रथा के अनुसार उसको चुराकर कुम्भड़ाकोट में लेकर छुपा दिया जाता है, किसको, रथ को, ठीक है। और भीतर रहनी में एक बात और याद रखना है, इसमें क्या होता है, नागरिकों को रुमाल और बीड़े का पान देकर सम्मानित किया जाता है, ठीक है, रुमाल और बीड़े का पान। तो ये रहा भीतर रहनी। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, ये भी कथन वाला है। तो कथन वाला क्वेश्चन करने से ये हो जाता है कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा कथन। पहला कथन है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था। तो क्या ये कथन सही है, तो बिल्कुल ये कथन गलत है। क्यों, क्योंकि सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण सरबपुरी शासकों ने नहीं करवाया था, उसका निर्माण करवाया था पांडुवंशीय शासकों ने, पांडुवंशीय शासकों ने करवाया था। और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण महारानी वास्ता के द्वारा कराया गया था। बाद में उनके पुत्र जो रहे महाशिव बालार्जुन, उनके द्वारा वो निर्माण कार्य कंप्लीट कराया गया था। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट के ही नाम से जाना जाता था। वहाँ शासन कौन करते थे, तो वहाँ शासन करते थे छिंदक नागवंशी, ठीक है। नागवंशी की दो शाखाएं थी, एक छिंदक नागवंश और एक फणी नागवंश। फणी नागवंश कहाँ से संबंधित है, तो वो लोग मैकल श्रेणी साइड में क्या करते थे, शासन करते थे, कवर्धा साइड में। तो भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवंश से संबंधित है, तो बिल्कुल, क्योंकि भोरमदेव मंदिर बनवाया भी किसने था, तो फणी नागवंशी शासक ने बनाया था। नीचे साइड कौन शासक कर रहे थे, छिंदक नागवंश लोग। मैकल साइड कौन शासन कर रहे थे, तो उधर कर रहे थे ये फणी नागवंश वाले लोग। तो 2 और 3 सही, ऑप्शन सी। अब 4 कथन दिए हैं, इसमें से बताना है कि सत्य कौन सा है, ठीक है, सही कौन सा है, लेकिन किसके संबंध में। जो रतनपुरी के कलचुरी शासक थे पृथ्वीदेव प्रथम, उसके संबंध में कौन सा सत्य कथन है, ये बताना है। तो पहले हम लोग चारों कथन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मतलब करेक्ट वाला कौन सा है। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। दूसरा दिया है उनके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। तीसरा दिया है उसके सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। चौथा क्या है, उन्होंने सुवर्णपुर पर अधिकार कर लिया था। तो इसमें सही क्या है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी। क्यों, जो पृथ्वीदेव प्रथम थे कलचुरी शासक, उन्होंने क्या किया था, सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो इसलिए सही होगा। पहला क्यों सही नहीं है, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, तो रतनपुर में नहीं किया था, उन्होंने कहाँ किया था, तो तुम्माड़ में किया था, ठीक है, इसीलिए कथन गलत है। और उनके दरबार में कोई राजशेखर नाम के साहित्यकार तो रहते नहीं थे, इसलिए ये भी गलत है। सुवर्णपुर पर अधिकार पृथ्वीदेव प्रथम ने नहीं किया था, इन पर अधिकार किया था जाजल्यदेव प्रथम ने, जाजल्यदेव प्रथम, ठीक है, जो उनके पुत्र रहते उन्होंने किया था, इसीलिए चौथा वाला ऑप्शन गलत था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। और अभी तक जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट दिलाना अपने लिए ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। हमारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाता है, और इसके साथ ही में अगर कई जगह लगता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है या फिर क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो जाते हैं, माइनस मार्किंग, तो इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि टेस्ट अभी से दिलाइए। अभी से जब प्रैक्टिस आप लोग चालू कर देंगे टेस्ट दिला दिला के, तो पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन, तिरस्कृत होना, ठीक है, मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को एकदम तिरस्कृत कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है, अघोरी होना, अकल में गोबर भरना,
अघा जाना या अटर्रा होना। तो जब किसी चीज़ को एकदम तिरस्कृत कर देते हैं ना तो उसके लिए यूज़ होता है अटर्रा होना। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन डी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, अटर्रा होना। ठीक है, इसी के लिए क्या यूज़ होता है, तिरस्कृत होना। अघोरी होना, इस अघोरी होना किसने, जब एकदम पेट भर गया है फिर भी खाए जा रहे हैं, मतलब पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, फिर ऐसे लोग रहते हैं ना, उनको ऐसे बोलते हैं अघोरी टाइप। अकल में गोबर भरना, अब इसका मतलब तो मेरे ख्याल से समझाना उचित नहीं है, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, और 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है। भूगर्भिक संरचना की बात की जा रही है छत्तीसगढ़ की, तो कौन से 2 सेल समूह ऐसे हैं जिनकी क्या है, परसेंटेज अधिक है, मतलब विस्तार सबसे अधिक है। आर्कियन कडप्पा, धारवाड़ या दक्कन, ऊपरी और निचली गोंडवाना, या ग्रेनाइट या लेटेराइट। तो सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं हम लोग, आर्कियन, लगभग 50%, उसके बाद कडप्पा। देखो आर्कियन लगभग 50% भागों में पाया जाता है छत्तीसगढ़ के, और कडप्पा लगभग 25% भाग में पाया जाता है। तो यही हो गया ना सबसे ज्यादा विस्तार वाले, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। जो लाल दोमट मिट्टी रहती है वो मुख्यतः दंतेवाड़ा में पाई जाती है, ठीक है, और सुकमा के कुछ भागों में। तो दंतेवाड़ा दिया है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, और इसके साथ ही में आप लोग क्या याद रखेंगे, सुकमा को भी याद रखेंगे। ठीक है, सुकमा के भी कुछ भागों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। लेकिन वही अगर लेटेराइट मिट्टी की बात की जाए तो लेटेराइट मिट्टी किधर मिलेगा हमको, ये पाट प्रदेश साइड मिलेगा, जैसे कि जसपुर हो गया, बलरामपुर का कुछ हिस्सा हो गया, सरगुजा का कुछ हिस्सा हो गया, जैसे मैन पाट वगैरह। तो इस साइड हमको लेटेराइट मिट्टी देखने मिलता है। लाल पीली मिट्टी की बात रही तो जो हमारा मध्य छत्तीसगढ़ है और उत्तरी छत्तीसगढ़ है वहाँ उसका विस्तार देखने को मिलता है। अब यहाँ मिलान करना है नदी का उद्गम। तो मनियारी नदी, मनियारी नदी का उद्गम कहाँ पास होता है, कहाँ से होता है, तो मनियारी नदी का उद्गम होता है लोरमी के पठार से, और ये कहाँ पे, मुंगेली में। ठीक है, तो मनियारी नदी का उद्गम लोरमी के पठार से। खारून नदी का उद्गम, तो खारून नदी का उद्गम होता है बालोद के पेटचुआ की पहाड़ी से। ये संजारी बालोद साइड पड़ता है, पेटचुआ की पहाड़ी, वहीं से खारून नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और लास्ट में उसकी समाप्ति कहाँ पे होती है, सोमनाथ में, शिवनाथ नदी में वो मिल जाती है। इब नदी, इब नदी कहाँ से निकलती है, तो इब नदी जसपुर के पंडरापाट खुर्जा पहाड़ी से निकलती है, यहाँ जसपुर से। शिवनाथ, तो शिवनाथ नदी को पहले हम लोग राजनांदगांव से पढ़ते थे, अब क्या पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र से, गोडरी पहाड़ी से। ठीक है, पहले पाना बरस की पहाड़ी पढ़ते थे, अब चेंजेस हो गया, गोडरी पहाड़ी पढ़ते हैं अब। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूकर प्रजनन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, कौन सा सूकर प्रजनन क्षेत्र नहीं है, सकोला, सरोरा, परचमपाल, कुनकुरी। तो सूकर प्रजनन क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो सरोरा नहीं है। बाकी जो सकोला है, परचमपाल है, कुनकुरी है जसपुर वाला, वो सभी सूकर प्रजनन क्षेत्र है। ये सरोरा वाला कौन सा है, तो ये बकरी प्रजनन क्षेत्र है। ठीक है, बकरी प्रजनन क्षेत्र। और बकरी प्रजनन क्षेत्र में पकारिया, पिछले वाले वीडियो में हम लोग पकारिया का नाम देखे थे। ठीक है, उसके साथ में पकारिया हो गया, और एक रामपुर हो गया, रामपुर ठाठापुर। तो ये क्या बकरी प्रजनन क्षेत्र है, सरोरा, रामपुर और पकरिया। ये पकरिया कौन सा वाला है, तो ये गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला है। परचमपाल जगदलपुर में है, सकोला ऊपर में अंबिकापुर साइड। अब निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए हैं, उनके क्रम को बताना है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, उसके बाद। तो जब हम लोग को याद रहेगा कि इनका स्थापना वर्ष कौन सा है तो हम लोग आसानी से जमा लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी स्थापना वर्ष कैसे कैसे। तो रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1964 में। ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का हुआ था 1983 में। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का, ये तो सभी को याद होगा, 1956 में हुआ था। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये सिर्फ इंदिरा कला है, वो वहाँ के जो राजा थे ना, खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, उनकी बेटी के नाम पर इंदिरा कला। और लेकिन ये इंदिरा गांधी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर ये कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है। इसका स्थापना हुआ था 1987 में। अब यहाँ से हम लोग क्रम जमा लेंगे। तो सबसे पहले किसका स्थापना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, तो तीसरा पहले आएगा।
उसके बाद देखते हैं कौन सा आएगा, उसके बाद रविशंकर शुक्ल वाला आएगा पहला 3-1। उसके बाद ये 83 वाला आएगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ये करंट अफेयर में अभी पढ़ा रही थी कि राष्ट्रपति जी यहाँ के 10वें दीक्षांत समारोह में क्या की थी, शामिल हुई थी। फिर उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय चौथा। तो 3-1-2-4 इस प्रकार से हमको क्या करना है, इसका क्रम जमाना है। लेकिन ये क्रम हम तभी जमा पाएंगे जब हमको उन विश्वविद्यालय का क्या पता रहेगा, स्थापना क्रम पता रहेगा, मतलब स्थापना वर्ष पता रहेगा तभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खनिज से देखते हैं कि खनिज में क्या पता है। छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज पदार्थों से प्राप्त कुल राजस्व में कौन सा खनिज पदार्थ दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। यहाँ प्रश्न हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछ रहे हैं कि दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता कौन सा है। तो दूसरा पूछ रहे तो पहला भी हमको पता होना चाहिए। खैर लेकिन दूसरा पहले देख लेते हैं, कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क। तो जो दूसरा योगदान करता है राजस्व में वो है लौह अयस्क। तो पहला कौन सा है, पहला आएगा कोयला, कोयला से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। उसके बाद लौह अयस्क से। तो तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है टीन। ठीक है, चूना पत्थर या बॉक्साइट मत लगा देना, तीसरा टीन है। चौथा आएगा चूना पत्थर और पांचवा क्या आएगा, बॉक्साइट। ठीक है, अब यहाँ सुमेलित करना है कौन से प्रमुख क्या होते हैं। तो जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तो संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। जैसे केंद्र में देखते हैं ना कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। वैसे ही राज्य में क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल हो गए, कार्यकारी प्रमुख कौन हो जाते हैं, मुख्यमंत्री जी हो जाते हैं। उसके बाद विधानसभा प्रमुख, तो विधानसभा के प्रमुख कौन रहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष। नौकरशाह के प्रमुख, मतलब जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं उनके हेड कौन होते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव। मुख्यमंत्री के सचिव नहीं आएगा यहाँ पे आएगा मुख्य सचिव। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। तो 1 2 3 4 ये आप लोग मिला सकते हैं, ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से लेखक बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए क्या दिया है, श्यामलाल चतुर्वेदी, लक्ष्मण मस्तूरिया, नारायण लाल परमार या बच्चू जंगगिरी। तो ऐसे कौन से लेखक हैं जिनको बाल कवि के रूप में जाना जाता है या बाल साहित्यकार के रूप में जाना जाता है, तो वो है नारायण लाल परमार। इनको बाल साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है ये भी जान लेते हैं हम लोग। सूरज नहीं मरे, कांवर भर धूप, आजादी के गीत। ठीक है, और अभी तो मुझे फिलहाल इतना ही याद आ रहा है। अगर आप लोग को इससे ज्यादा पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मत पतवार, ये सब इनकी रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ साहित्य और साहित्यकार की कृतियों से सुमेलित है। सुमेलित है पूछा है। ठीक है, तो सुमेलित करना है, देखते हैं कौन कौन सा सुमेलित है। तो लखनलाल गुप्त मोंगरा, ये सुमेलित है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, मोंगरा किसकी रचना है, तो मोंगरा रचना है शिवशंकर शुक्ल की। ये जो नीचे फोर्थ में दिया है ये उनकी रचना है। कृष्ण कुमार शर्मा, इनकी रचना दिया है चंदा अमृत बरसाइत। तो ये सुमेलित है क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि चंदा अमृत बरसाइत किसकी रचना है, तो ये लखनलाल गुप्त की रचना है। केयूर भूषण पुठा करम, तो ये बिल्कुल सुमेलित है, केयूर भूषण की रचना है। पुठा करम, आंसू में फिल गए अचरा, कहाँ बिलागे मुरधान के कटोरा, रानी ब्राह्मण के दुर्दशा, ये सभी किनकी रचनाएं हैं, तो ये सभी केयूर भूषण जी की रचनाएं हैं। शिवशंकर शुक्ल छेरछेरा दिया है, तो छेरछेरा इनका बिल्कुल नहीं है। छेरछेरा किसका है, तो छेरछेरा है कृष्ण कुमार शर्मा का। और ये चंदा अमृत बरसाइत है लखनलाल गुप्त का। मोंगरा किनका है, तो शिवशंकर शुक्ल का। ठीक है, तो ये चेंज कर करके दिया था, ये हमको सुमेलित करना था। 17वां क्वेश्चन है, इस राज्य की कोरवा जनजाति, ठीक है, तो पहाड़ी कोरवा को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, में उस विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है जिसमें एक महिला किसी पुरुष के घर में जबरदस्ती घुस जाती है। मतलब क्या करती है, हठ विवाह करना चाहती है, जबरदस्ती घुसकर विवाह के लिए प्रेशर देना। तो ढुकू विवाह, पैठुल विवाह, पोटा विवाह या अरुतो विवाह। तो इस विवाह जबरदस्ती हट विवाह को पहाड़ी कोरवा में कौन से नाम से जाना जाता है, तो उसको ढुकू विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अरुतो विवाह दिया है, तो अरुतो विवाह क्या है, ये विधवा पुनर्विवाह है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की
बांस बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है पूछा है, ठीक है, कौन सी नहीं है। तो कौन कौन सी है पहले ये जान लेते हैं। तो जो कमार है, बिरहोर है, धनवार है, इन सब का काम क्या होता है। तो ये सब का काम होता है बांस शिल्प कला, ठीक है, वो बांस की ही बर्तन बना के, टोकरियाँ बना के और कुछ सामान बना के बेचने का काम करते हैं। जो हलवा होता है, हलवा का कार्य कृषि कार्य करने का होता है और वो कृषि कार्य करते हैं, पोहा चिवड़ा बनाने का काम करते हैं हलवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ मिलान करना है उनके नृत्य को, और नृत्य से किसको, जनजातियों का। तो सरहुल नृत्य, सरहुल नृत्य कब किया जाता है और कौन सी जनजाति करते हैं। तो सरहुल नृत्य उरांव जनजाति के द्वारा चैत्र माह में किया जाता है, ठीक है, और सरहुल पर्व भी मनाते हैं वो लोग। परब नृत्य किनके द्वारा किया जाता है। तो परब नृत्य किया जाता है धुरवा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, धुरवा जनजाति के द्वारा। हुल्की पाटा, तो हुल्की पाटा नृत्य कौन करता है। तो ये करते हैं मुरिया लोग, ठीक है। और गौर नृत्य, तो गौर नृत्य तो सभी को पता है, माड़िया लोग करते हैं बाइसन हॉर्न का सिंग लगाकर, ठीक है ना, गौर नृत्य। और वेरियल एल्विन ने गौर नृत्य को ही विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। और ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँगी कि ये जितनी भी सीरीज चल रही है, ये 7वां सीरीज है आज का। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको मात्र 30 रुपये में क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको छत्तीसगढ़ एमसीक्यू सीरीज का भी पीडीएफ चाहिए तो वो भी 30 रुपीज़ में है। फिजिक्स एमसीक्यू का सीरीज चाहिए तो वो भी 30 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कई लोग जैसे कमेंट कर रहे थे ना कि पीडीएफ दिख नहीं रहा है, तो वो आपको परचेस करना पड़ेगा, तब आपको पीडीएफ वो दिखने लग जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त कौन है। जस्टिस CL भादु, जस्टिस TP शर्मा, जस्टिस मिहाजुद्दीन, जस्टिस नवीन सिन्हा। तो जो छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त है वो कौन है, वो सेवानिवृत्त जस्टिस TP शर्मा जी हैं, ठीक है। TP शर्मा जी का नाम आप लोग याद रखेंगे, वो हमारे छत्तीसगढ़ के क्या है, लोकायुक्त। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।